तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान का सॉल्व पेपर क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और हम लोग चौथा सेट हल कर रहे थे। तो चलिए हम लोग चौथा सेट हल कर रहे हैं। तो चलिए चौथा सेट हल करते हैं। आई होप आप लोग बढ़िया से अपना तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि टाइम नहीं है। और अच्छी तरह आप लोग क्या करिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन आगे भी करते रहिए। अगर न समझ आए तो आप क्या करिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चौथा सेट हल कर रहे थे। तो हम लोग चौथा सेट का खंड यह क्या किए थे, हल कर चुके थे, ठीक है। तो हमारा खंड 10 से स्टार्ट करना था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कर विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इस पर करना टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 10 पे घात -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो कौन, चलिए हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों का चौथा का क नंबर है, ठीक है। क इसमें कहा है कि विस्थापन धारा की आवश्यकता पर सचित्र टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी कीजिए। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा वह धारा होती है जिसे क्या होता है, जिसमें जब चुंबकीय फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो विस्थापन धारा की उत्पत्ति तो होता है। और उसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला इसी क्वेश्चन नंबर कह रहा है, 10 में घात -10 मीटर पर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणों 55 मीटर तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग एवं 6 एक्स्ट्रा तरंग प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो चूंकि हम लोग जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, जो ये आवृत्ति है, ये हमारा म्यू है, ठीक है, म्यू। तो म्यू इक्वल टू होता है सी बटा लैम्डा, जहाँ सी हमारे प्रकाश चाल होती है और हमारा लैम्डा तरंगदैर्ध्य होता है। तो लैम्डा इक्वल टू सी म्यू नॉट, यानी म्यू इसे न्यू कहते हैं। तो लैम्डा अनुक्रमणपाती होती है 1/न्यू के, ये जो हमारा आवृत्ति है। इन तीनों राशियों में प्रकाश की चाल समान होती है, क्योंकि तरंगदैर्ध्य लैम्डा और न्यू जो होती है, ठीक है, ठीक है, ये आवृत्ति हमेशा बदलती रहती है, लेकिन प्रकाश की चाल नहीं बदलती है। वह हमेशा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही रहती है, कभी बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर का समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा समस्थानिक बोला, समस्थानिक और समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक और समभारिक, देखिए पहले हम लोग छोटे क्लास में पढ़े समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक यानी जिसमें जिस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, लेकिन और उसका क्या होता है, जो परमाणु भार होता है क्या होता है, असमान होता है, तो उस समय क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समभारिक, भारिक जिसमें भारी भार वजन, तो समभारिक यानी उसका भार क्या होता है, समान होता है, यानी परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार जो होता है समान होता है, परमाणु क्रमांक असमान होता है, तो उस समय क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है। और समन्यूट्रॉनिक जिस तत्व का क्या होता है, न्यूट्रॉन का होता है, समान होता है, उसे हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इस प्रकार लोग कह सकते हैं कि कह सकते हैं। तो इजीली तो हम लोग का शब्दों में कह दिए हैं, तो उसे लिखना है शब्दों में। तो किस प्रकार लिखा जाएगा शब्दों में, तो चलिए लिखते हैं शब्दों में। किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो समस्थानिक अथवा सम प्रोटॉनिक, इसे समस्थानिक या सम प्रोटॉनिक भी कहते हैं। इसे आइसोटोप कहलाते हैं, इसे आइसोटोप का भी कहते हैं, अथवा आइसोटोप भी कहते हैं, ठीक है। अथवा इसे हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक जेड, जो परमाणु क्रमांक जेड समान, तुम बोले ना, इसमें क्या होता है, समस्थानिक इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है, परंतु इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, जिससे आवर्त तालिका में इनका स्थान क्या होता है, समान होता है। इन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और इसमें हमें उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा उदाहरण भी है, क्रिप्टॉन को लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन के 6 तथा टीन को एसेंस से प्रदर्शित करते हैं कि 10 समस्थानिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की देखिए यहाँ पे उदाहरण हमारे 4-5 उदाहरण है।
H हाइड्रोजन, 1H1 और 1H2 और 1H3। तो इनकी देखिए हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार असमान है। ये परमाणु भार है, ये हमारा परमाणु भार है, ये परमाणु भार है, ये हमारा परमाणु क्रमांक नीचे होता है, ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है, तो परमाणु क्रमांक समान है। देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन हमारा क्या है, ये हमारा परमाणु भार का है, असमान है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी देख लीजिए O860, O870, O880। तो देखिए हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है हमारा समान लेकिन परमाणु भार असमान है। नियान किसी प्रकार आप नियान का भी देख लीजिए। ठीक है, नियान का है, क्लोरीन का है और यूरेनियम का है। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये हो सकता है, इस प्रकार हमारा ये उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला उसमें हमारा कहा है कि समस्थानिक हो गया। अब संभारिक, तो संभारिक भी देख लेते हैं। तो ये हमारा संभारिक है, तो हम संभारिक में क्या कहते हैं, संभारिक में क्या होता है, हमारा जो परमाणु भार होता है, ऊपर परमाणु भार जो होता है, देखिए इस प्रकार हम क्या कहते हैं, एक्स तो हमारा क्या होता है, ये प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक, और ए होता है हमारा, ये जेड होता है। तो ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। ठीक, ये हमारा परमाणु क्रमांक हो गया, ये हमारा क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, परमाणु भार। ठीक, ये हमारा परमाणु भार है, ये हमारा परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक है। तो हम उसमें क्या था, समस्थानिक में क्या था, समस्थानिक में हमारे ए भार, ये हमारा क्या था, बराबर था। ठीक है, और ये असमान था। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या था, इसमें समान था और उसमें परमाणु भार क्या था, असमान था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा परमाणु भार जो है, परमाणु भार हमारा ये समान हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसमें ये असमान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे नाभिक जिनके न्यूक्लियानो लिकुनियानो, ठीक है, के कुल की संख्या, यानी न्यूक्लियानो की कुल की संख्या समान होती है। न्यूक्लियानो की संख्या क्या होती है, समान होती है। न्यूक्लियानो यानी न्यूक्लियन जो होते हैं उसमें ऐसे नाभिक जिनकी न्यूक्लियानो की संख्या क्या होती है, न्यूक्लियानो की कुल संख्या, न्यूक्लियानो की कुल संख्या, ये हम काट देंगे। न्यूक्लियानो की कुल संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। तो इस देखिए अर्थात या इस तरह भी लिख सकते, इनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हम बोले परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, जिस पर हम लिख दिए 1H1 1H2। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो समान है, परमाणु भार अलग है, तो इसमें हमारा परमाणु ये हमारा अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, ऊपर जो भार होता है वजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जेड भिन्न भिन्न होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या ए जो होता है समान होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार अतः इनका आवर्त तालिका में स्थान क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसके रासायनिक गुण समान नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देख लिए। तो इसी में हमारा सब न्यूट्रॉनिक है, तो सब न्यूट्रॉनिक को भी देख लेते हैं। तो सब न्यूट्रॉनिक क्या है, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण भी इसका नोट कर लीजिए, उदाहरण भी हमारा बोला, उदाहरण के साथ भी दीजिए। तो उदाहरण आप देखिए 1H3, ठीक है, 1H3 और 2H3। देखिए परमाणु भार समान हो गया, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया। ठीक है, यहाँ 1 और 2 हो गए। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का, यहाँ पे देखिए हमारा फ्लोरीन का भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी है 807 9 फ्लोरीन 7। ये देखिए दोनों समान है, ये 6 और कार्बन 6 14, कार्बन और 7 और यह 14 हो जाएगा। यानी परमाणु भार हमारा क्या है, परमाणु भार हमारा क्या है, समान है, परमाणु क्रमांक हमारा क्या है, असमान है। ठीक है, इस प्रकार हम देख लिए। तो अगला हमारा उसी में सब न्यूट्रॉनिक है, तो आप लोग इस प्रकार अंतर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या का समान होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक जो होता है, जेड तथा द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसे हम सब न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप दे दीजिए। ठीक है, लिथियम का, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसका परमाणु भार 7 होता है, और 4 बेरियम। ठीक है, और तो इसका हो जाएगा 4 और इसका परमाणु क्रमांक 4 और इसका क्या हो गया, परमाणु भार 8 हो गया। इस प्रकार आप दे सकते हैं। ठीक है, आप सोडियम का भी दे सकते हैं। सोडियम देखिए यहाँ पे 23 और मैग्नीशियम का भी 24 और 23। देखिए हमारे परमाणु भार का अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है,
इस प्रकार आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों असमान है। क्या ये भी समान है, परमाणु क्रमांक भी, और परमाणु भार भी समान असमान है, परमाणु क्रमांक भी असमान और परमाणु भार भी असमान। देखिए इसमें सम में दोनों असमान होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने सवाल पे। तो अगला सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, सेंटीमीटर है, दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव है जो द्विध्रुव बनेगा से 1 मीटर दूरी किसी अच्छे बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ई ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अक्ष पे होता है तो उसका सूत्र के ई बराबर के 2p/r³ होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था और वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं यह वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव लिखिए आप लोग। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उससे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए यहाँ पे एक माइनस और प्लस की क्या करते हैं, अल्प दूरी, बहुत अल्प छोटा दूरी दिखाया, ठीक है, छोटा दूरी है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव तो जिसमें क्या होता है, दो बराबर विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों या एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तो P बराबर 2qL होता है, ठीक है, 2qL होता है, ठीक है। उसी में हमारा क्वेश्चन का है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, हो गया Q1 और Q2 है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 2L दूरी रहता है। तो एक है क्या, Q1 प्लस 20 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे दिया है क्या, Q2 हमारा दिया -20 माइक्रोकुलाम, ठीक है। जो कि माइक्रोकुलाम क्या होता है, 10⁻⁶ कुलाम होता है। हमारा इसमें ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो और इसमें हमारा जो दिया है देखिए यहाँ पे हमारा 2L 1 सेंटीमीटर है, जो इसे हम मीटर में बदलेंगे MKS पद्धति में, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मीटर हो जाएगा, और R 1 मीटर हो गया, ठीक है। दूरी हमारा 1 मीटर दिया है। तो ई बराबर हमारा क्या होता है, 2p/4 1/4πε0 2p/r³ होता है, ठीक है। तो चूंकि जहाँ p बराबर हमारा क्या होता है 2qL होता है, जहाँ p बराबर हमारा क्या होता है 2qL होता है, या q2L का दीजिए, ठीक है। तो हमारा p बराबर होता है क्या, q × 2L। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, q का मान रख देंगे, तो q का मान रखेंगे तो 20 और 6 2 8, तो 20 × 10⁻8 हो जाएगा। तो e बराबर 1/4πε0 2p/r³। तो चूंकि हमारा 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानों को जब यहाँ पे हम रखेंगे तो इसका मान देखिए 9 × 10⁻9 और 2 या 2 हो गया, और 2 और 20 × 10⁻8, और यहाँ पे 1 R जो दिया 1 मीटर दिया था, तो 1 का घात 3। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 2 4 9 चौको 36, तो 36 हो गया, ठीक है। तो 3600 देखिए 4, यहाँ पे हमारे 2 2 40 हो गया, 9 चौको 36, 360, ठीक है, 360। और यहाँ हमारा क्या दिया है 9 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, क्या माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 0, तो 2 0 हमारे इसमें समाहित हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे 3.6 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, जिसका हमारा मात्रा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बॉल
एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। 2 वोल्ट विभवांतर की सेल 3.9 ओम के वह प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी आर हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग उसको भी देखते हैं। तो विद्युत वाहक बल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ई से, ई होता है और टर्मिनल विभवांतर हमारा भी होता है। ठीक है, तुम्हें अंतर देखना है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा को ये क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जबकि विद्युत टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य होता है उन 2 बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो उसी में हमारा कह रहा है आर का मान ज्ञात करने के लिए। तो आर का मान ज्ञात करने चूँकि 2 बराबर ई बराबर का 2v, क्या है हमारा? ई बराबर 2v, चूँकि हमारा ई बराबर क्या दिया है? 2 वोल्ट इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा वोल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा वोल्ट हो गया। आर हमारा 3.9 ओम दिया है, आई और 0.5 एम्पियर दिया है। तो आर आंतरिक प्रतिरोध है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आप आंतरिक, यही हमारा ज्ञात करना है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इस्तेमाल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो गया, ये याद करना। चूँकि आई बराबर हमारा क्या होता है? सूत्र देखिए जानना बहुत जरूरी है। सूत्र जब तक याद नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका मान जब हम क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल को जब पढ़ते हैं तो ये हमारा मान ही निकलता है। तो ये हमारा आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, चूँकि आर बराबर वी बटे आई होता है, आई बराबर वी बटे आर होता है। तो आर प्लस आर, तो हमारे देखिए इसको यहाँ पे और आई को इधर कर दिया जाए, तो आर प्लस आर ई बटे आई। तो 3.9 प्लस क्या करना है हमें? इसी का मान क्या था? तो आर स्मॉल आर और 2 ई का मान हमारा दिया ही है, ई का मान हमारा 2 वोल्ट दिया है विद्युत वाहक बल, और 0.5 एम्पियर आई। तो हम क्या करेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे? 0 कर देंगे, तो 5 को 20, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर। तो 3.9, जो 3.9 है, तो हम क्या करेंगे? इसको राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि अंक एक तरफ और जो चर है एक तरफ। तो चर अचर एक तरफ कर दिए, ये अचर है तो इधर कर दीजिए। तो ये समान के ओर रहते हैं सब, तो समान की तरफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा जब इधर जाएगा तो 4 माइनस 3.9 हो जाएगा, तो आर और 0.1 हमारा ओम प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ओम। इसे ओम को इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है। आई होप ये अच्छी तरह आपको क्या किया होगा, यह सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह न समझ आया हो और कुछ भी कंसेप्ट बाकी रह गया तो इस वीडियो को पीछे जरूर करके जरूर एक बार देखिए। ठीक है, जिससे आप लोग को यह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 2 पतले लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन का फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करें। 2 पतले लेंस, देखिए 2 लेंस रख दिया जाता है। ठीक है, एक L1 एक L2। ठीक है, यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी की अवतल लेंस से प्रति स्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? ठीक है, जो इस प्रकार कर दिया जाता है क्या है? समतल और अनंत की बात करता है। ठीक है, जो F1 और F2 बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? F का मान, जो हमारा फोकस दूरी होता है, F का मान क्या होता है? अनंत आ जाता है। तो अनंत किसका होता है? तो समतल दर्पण का होता है, तो समतल की बात करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा है संपर्क में जब 2 पतले लेंसों का संयुक्त करके फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जब दोनों लेंस का उत्तल हो, तो देखिए हमारा ए L2 है, ये हमारा L1 है। तो L1 और L2 दो क्या किए हैं? एक माध्यम रखे हुए हैं, संपर्क में रखे गए हैं। तो संपर्क में देखिए यहाँ पे हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है? वस्तु है। तो वस्तु है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है? जब प्रकाश की रोशनी जाती है तो पहले से टकरा के आई और दूसरे से टकरा के क्या होती है? आई डैश बनाती है। तो इसका आई का भी हो जाएगा और आई डैश का हमारा भी डैश हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब को का भी डैश और भी आई, भी से प्रदर्शित आई के लिए भी और आई डैश के लिए भी डैश, जो हमारा आभासी यहाँ पे प्रतिबिंब आई डैश है। तो माना क्या लिखेंगे? माना 2 पतले उत्तल लेंस ठीक है, जो L1 तथा L2 हैं, जिसकी मुख्य फोकस एक ही है। ठीक है, जिसका मुख्य फोकस क्या एक ही है तथा इनकी फोकस दूरी क्रम से F1 और F2 है।
जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। F1 और F2 हैं जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तथा एक बिंदु O है जिसका L1 तथा L1 तक दूरी U है। ठीक है, L1 तक की दूरी देखिए यहाँ पे 0 हम गया तथा एक बिंदु O है जिसका L1 तक की दूरी U है। तो L1 तक की दूरी हमारा क्या है, U है तथा L2 I से V तक की दूरी I डैश है। ठीक है, V है तथा I डैश का V डैश है। तो I का देखिए हम लोग बताए I का V डैश और I का V है। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे देखिए इसका हमारा दूरी क्या है, यहाँ से मान लीजिए हमारे प्रकाशी के C से O तक, तो हमारा क्या है U है, दूरी U है। वस्तु की दूरी पता ही U से प्रदर्शित करते हैं, जब प्रतिबिंब होता है V डैश यानी V से प्रदर्शित किया जाता है और आभासी है तो इसे I डैश मान लिया है, तो I है तो I के लिए V डैश। ठीक है, तो चूंकि हमारा लेंस के सूत्र से, चूंकि लेंस का सूत्र से 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है, तो L1 के लिए तो 1/V डैश माइनस 1/U बराबर 1/F। चूंकि यहाँ पर हमारे देखिए ये पहला लेंस है, तो पहला लेंस जो ये V है वो पहले के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब का कार्य करेगा तो V डैश हो जाएगा, तो हमारा V डैश यहाँ पे हो जाएगा, तो V के लिए V डैश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वस्तु का कार्य करेगा। दूसरा हमारा जो है पहले के लिए वस्तु का कार्य करेगा तो हमारा V डैश 1/U, यानी पहले के L1 के लिए हमारा U क्या है, V है, तो लेकिन ये हमारा कार्य कर रहा है क्या, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, तो V डैश ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे के लिए L2 के लिए I डैश दूसरे L2 के लिए, तो I डैश दूसरे लिए L2 के लिए आभासी प्रतिबिंब, I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए, जो I डैश है L2 के लिए, ठीक है, L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश है। यदि लेंस L2 I डैश का प्रतिबिंब I बनाता है, तो L2 जो है I डैश जो बना रहा है I डैश का प्रतिबिंब है तो I बनाता है, तो L2 का भी दूरी होगा, तो L2 का भी दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका V डैश का कार्य कर रहा था तो इसका कार्य भी करेगा, तो लेंस के सूत्र से 1/V माइनस 1/V डैश। तो देखिए वहाँ पे पहले के लिए हमारा था, यहाँ पे 1/V डैश था तो माइनस 1/U था, तो यहाँ पे 1/V हो जाएगा। ठीक है, V के लिए V का स्थान में V हो गया, और जो हमारा U है वहाँ पे U V का कार्य करेगा। ठीक है, L2 है जो उसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो वस्तु का V डैश जो है हमारा वस्तु का कार्य करेगा जो हमारा L2 के लिए है। ठीक है, तो इसको हम करें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से 1/V माइनस 1/U, तो 1/F1 प्लस 1/F2, तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/F, तो 1/F1 प्लस 1/F2 F1 इंटू F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, F1 इंटू F2 और F1 प्लस F2। जब F ज्ञात करेंगे इसको पलट देंगे तो वो पलट जाएगा। ठीक है, और उसी में हमारा कह रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा बोला है जब एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी पर हो तो F2 बराबर माइनस F1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो F1 के बराबर हो जाएगा, तो माइनस, चूँकि यहाँ पे देखिए हमारा जब L1 उत्तल होता है तो फोकस दूरी F1 बराबर प्लस में होता है, तो उत्तल में होता है तो हमारा F1 प्लस होता है, L2 अवतल के लिए फोकस दूरी F2 होता है तो माइनस F2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा F2 माइनस F1, तो हमारा 1/F 1/F1 प्लस 1/F1 हो जाएगा। तो दोनों का इक्वल है, जब इक्वल है तो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, तो 1/F1 1/F1 कट जाएगा तो 1/0/1, और जिसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा तो F बराबर 1/0, तो यह अनंत। तो अतः हम लिख देंगे, अतः संयोजन एक समतल कांच की प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी इसका अनंत आ गया। ठीक है, आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 5 का क, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं ये दिखाइए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो कला संबंध स्रोत
शर्तों से क्या तात्पर्य है और व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा क्या करना है, यही हमारा क्या करना है। तो ऐसा स्रोत जिनके, देखिए यहाँ पे ऐसा ये स्रोत होता है, कला संबंध स्रोत ऐसा स्रोत होता है जिससे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति, यानी कला संबंध स्रोत क्या होती है, ऐसा स्रोत क्या होता है, ऐसा स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है, यानी आवृत्ति इसका क्या होती है, समान होती है, तथा इनके बीच का कालांतर समय के सापेक्ष नियत रहता है। इसका जो कालांतर होता है, जो फाई होता है, कालांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो कालांतर जो होता है क्या होता है, समय के साथ नियत रहता है, वो नहीं बदलता, कालांतर नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। जो आवृत्ति होती है, देखिए ऐसा स्रोत, कला संबंध स्रोत, ऐसा स्रोत क्या पढ़िए हमारे साथ, क्या करिए, ऐसा स्रोत जिससे उत्पन्न तरंग, यानी ऐसा स्रोत, कला संबंध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति, जो हमारा ये आवृत्ति होती है तो समान होती है, आवृत्ति हमारा समान होती है, क्या होती है, ये हमारा जो आवृत्ति होती है, ये हमारा आवृत्ति जो होती है समान होती है, परंतु जिनके बीच की कालांतर समय के साथ क्या होती है, कालांतर हमारा क्या होती है, सापेक्ष नियत रहती है। तो उस स्रोत को कला संबंध स्रोत, इस स्रोत को कला संबंध स्रोत कहते हैं। ठीक है, आ जाओ अच्छी तरह आप लोग समझ आएगा क्या है, ऐसा स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है, ऐसा स्रोत कला संबंध स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति क्या कहेंगे, ऐसा स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा उनके बीच की कालांतर क्या होती है, समय के साथ नहीं बदलती, कालांतर नहीं बदलता है लेकिन क्या होता है, आवृत्ति समान होती है। तो उस स्रोत को क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं। तो इसका आवर व्यतिकरण की शर्तें क्या हो जाएगी, निम्न शर्तें होती है, तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, समान होनी चाहिए, तरंगों की दिशा क्या होती है, निश्चित होनी चाहिए, दो या दो से अधिक तरंगों का अध्यारोपण होनी चाहिए, यानी इसमें क्या होता है, दो तरंग तो चाहिए अध्यारोपण के लिए। जो लोग हम जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, y बराबर y1 प्लस y2 होता है, ये हम तो पता ही है, 11th में ही पढ़े हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो तरंगों की क्या होनी चाहिए, आवृत्ति हमारा क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए, तरंगों की क्या है, दिशा भी निश्चित होनी चाहिए, दिशा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तरंगों की दिशा आवृत्ति निश्चित होनी चाहिए, अर्थात समान होनी चाहिए, और तरंगों की निश्चित दिशा होनी चाहिए, दो या दो से अधिक तरंगों का अध्यारोपण होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ख नंबर कह रहा है, किसी वह चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखना है, देखिए यहाँ पे केवल सूत्र पूछा है, और स्थिति ऊर्जा के अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा वह चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में, यानी वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव, यानी वह चुंबकीय क्या है, वह चुंबकीय क्षेत्र यानी जो बाहरी होती है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव, बाहर जो चुंबकीय क्या होता है, जब क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को चुंबकीय द्विध्रुव स्थिति ऊर्जा कहलाती है। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में विस्थापन डी थीटा हो तो चूंकि टाउ बार हम लोग जानते हैं क्या होता है, एम बी साइन थीटा, तो डब्लू इजकल टू टाउ, ये हमारा टाउ है, टाउ डी थीटा हो जाएगा, तो एम बी साइन डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाउ के स्थान पे एम बी साइन डी थीटा रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एम बी साइन डी थीटा। तो द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू घुमाने में, यदि कि कोई क्या वैध द्विध्रुव को क्या कर रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए उत्पन्न हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है तो उसके बाहरी सब ध्रुव या द्विध्रुव रख दिया गया है, तो हमारा द्विध्रुव है। ठीक है, इसको अगर हम थीटा कोण पे घुमा दे, तो थीटा कोण पे घूमेंगे तो हमारा इसी तरह हो जाएगा, इस प्रकार हमारा हो जाएगा, थीटा कोण पे घूम जाएगा तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, तो मान लीजिए हमारा थीटा हो जाएगा। तो थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य, तो थीटा वन से थीटा टू में घुमाने में किया गया कार्य डब्लू, थीटा वन से थीटा में क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो एम बी साइन डी थीटा, तो एम बी बाहर ले लेंगे, और साइन थीटा का क्या होता है हमारा, चूँकि हम साइन थीटा का जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा होता है 8 से 5 यहाँ थीटा वन से थीटा टू, सॉरी थीटा वन से थीटा टू है। ठीक है, तो ये हमारा लिमिट है, तो चूँकि हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस से बाहर हो जाएगा, तो माइनस एम बी और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा वन से थीटा टू कर सकते हैं, थीटा वन से थीटा टू, तो डब्ल्यू इजकल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो चूँकि हम लोग जानते हैं u इजकल टू
W कैसे, तो कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, कार्य हमारा ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं U इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो गया। तो चूंकि जब क्या करेंगे, इसमें कंडीशन कह रहा है, कंडीशन भी कह रहा है, तो हम लोग जब हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 अंश होगा तो U इक्वल टू mv, तो cos थीटा 1 हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 90 cos 90 अंश। ठीक है, और हमारा cos 90 अंश पे तो हमारा थीटा 1, मान लीजिए हमारा थीटा 1 क्या है, थीटा 1 हमारा, ये हमारा थीटा 1 है 90, और थीटा 2 हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, यानी थीटा रख देंगे। ठीक है, तो हमारा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले के लिए cos थीटा 2 थीटा है, तो हमारा हो जाएगा u mv, ये हमारा 0 हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो हमारा हो जाएगा u बराबर mv cos थीटा। ठीक है, इस प्रकार हमारा हो जाएगा, ये हमारा अधिकतम हो गया। ठीक है, तो हमारा धारा का मान अधिकतम होता है, ये अर्थात हमारा ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, mv cos थीटा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ यहाँ पे माइनस रहेगा, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हमारा आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरह ना समझ आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, गौण प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, तो अध्रुवित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण तथा तरंगों की किस किस प्रकृति की पुष्टि करता है। क्योंकि प्रकाश के ध्रुवण हम बताए हैं। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण पहला में, ठीक है, तो हम दूसरा सेट इसको का सॉल्व कराएं, तो प्रकाश का ध्रुवण सेट 2 का प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो प्रकाश का ध्रुवण अर्थात प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, जब क्या होता है, प्रकाश क्या होती है, किसी टूरमैलिन से क्या होती है, टूरमैलिन या पोलराइड से क्या टकराते हैं, तो टकराने के पश्चात वही कंपन, यानी प्रकाश तरंग के कंपन वही क्या होते हैं, बाहर आते हैं, जो क्या होते हैं, प्रकाश अक्ष के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यही प्रकाश का हमारा ध्रुवण होता है। तो आप लोग वहाँ पे लिखने के लिए आप लोग जा सकते हैं। इस प्रकार हम लोग आप लोग को शब्दों का ये समझा दिए हैं। तो क्या क्या होता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश ध्रुवण जब प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी टूरमैलिन या पोलराइड से टकराती है, ठीक है, या गुजरती है, तो प्रकाश के वे ही कण क्या होते हैं, प्रकाश के कंपन वही कंपन, प्रकाश के कण के कंपन क्या होते हैं, वापस आते हैं, जो प्रकाशिक कक्ष क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, और ध्रुवण प्रकाश तरंगों की आवृत्ति हमारी क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, जो ध्रुवण की प्रक्रिया हमारा अनुप्रस्थ ही होती है, क्योंकि उसमें हमारे जो हमारे वो क्या है, व्यतिकरण में जो हमारे क्या हाइगेंस है, तो वो सब हमारे क्या थे, अनुदैर्ध्य तरंग बता रहे थे, कोई कुछ बता रहा था, तो ये हमारे ध्रुवण की व्याख्या इसी में की गई थी क्या, अनुप्रस्थ तरंग में। ठीक है, तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग की व्याख्या को करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसमें आप लोग सेट 2 का जरूर वीडियो जाकर देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा और देख लीजिए। इसका चित्र दिया है, तो इसका चित्र हमारा देखिए, चित्र क्या होता है, इसका चित्र हमारा, ये हमारा जब क्या है, ये हमारा क्या है, हम बना दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार हमारा, ये हमारा प्रकाश स्रोत है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रकाश स्रोत है, ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, और जब किसी टूरमैलिन से क्या होता है, टकराता है, जब टूरमैलिन से इस तरह हमारा टूरमैलिन जब होता है, देखिए इस प्रकार हमारा टूरमैलिन होता है, तो टूरमैलिन से टकराता है तो हमारा क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा तरंग का है। तो ये हमारा जो बीच में होता है, इस प्रकार जब हमारा जाता है, ये बीच में होता है, बीच का कंपन नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, इस प्रकार हमारा रहता है। ठीक है, ये समतल, ये क्या अध्रुवित प्रकाश, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अथवा का ठोसों के ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक एवं कुचालक में अंतर दर्शाइए। ठीक है, तो हमारा चालक और अचालक और अर्धचालक बताना है ठोसों के आधार पे। ठीक है,
तो ठोस के आधार पे देखिए हमारा ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है। तो वे पदार्थ होते हैं जिनके वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्या होता है, चालक में हमारे का मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। अब वैद्युत ऊर्जा, ठीक है, हमारा ऊर्जा बैंड है, तो ऊर्जा के आधार पर क्या हो जाएगा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, क्या होते हैं, एक ही में हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा जो निश्चित ऊर्जा बैंड होता है, देखिए यहाँ पे हमारा चित्र है, ये चालन बैंड होता है, ये निश्चित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं, ये संयोजी बैंड होता है। तो ये हमारा क्या होता है, नगण्य हो जाता है, ये इसी में समाहित थोड़ा सा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित हो जाता है, जो एक ही में हो जाता है, इसे क्या होता है, कम हो जाता है, बहुत नगण्य हो जाता है, नगण्य का मतलब माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा नगण्य हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, चालक ऊर्जा बैंड, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अचालक, तो हमारा अचालक देखिए, तो अचालक है जिसे अचालक या कुचालक या परावैद्युत कहते हैं, सीधे इंसुलेटर। तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो इनके संयोजी बैंड देखिए, ये हमारा संयोजी बैंड है, ठीक है, ये संयोजी बैंड है। तो देखिए यहाँ पे हमारा संयोजी बैंड है, ये हमारा संयोजी बैंड, ये देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैंड बॉन्ड होता है, बैलेंस बॉन्ड यानी संयोजी बैंड, इस पर हम लिख देंगे संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड हो गया। ये हमारा चालन बैंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चालन बैंड है, ये हमारा निषिद्ध है, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, इसमें हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बैंड रूप से खाली होते हैं, क्या होता है, इसमें चालन बैंड हमारा खाली होता है, और ऊर्जा वर्षित बैंड या निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत अधिक बढ़ी, इसमें बहुत अधिक बढ़ जाती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताइए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या होती है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए ईजी का मान हमारा क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन तक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अर्धचालक, तो अर्धचालक में हमारा देख लीजिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके विद्युतीय गुण चालकों के मध्य होती है, यानी चालक और अचालक, चालक और चालक के मध्य होती है, ठीक है। अचालक तो वैद्युत धारा प्रवाहित करता ही नहीं है, ये समझ लीजिए, अचालक जो कुछ भी कर दीजिए, आग लगा दीजिए, कुछ भी करिए, ये वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। देखिए चालन बैंड ये हमारा धारा प्रवाह करता है, ये तो नहीं करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, संयोजी मतलब संयोजी यानी संयुक्त करता है, ठीक है, केवल ये साझा का इलेक्ट्रॉन करता है, यानी साझा यानी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा, चूंकि हमको पता है ये वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही प्रवाहित होता है, ठीक है। अर्धचालक है हमारा, ये दोनों के बीच की आवश्यकता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आज का जो युग है देखिए हमारा अर्धचालक की युक्ति हो गई है, ठीक है। हर एक प्रकार जो भी प्लेट उलेट सेट, हर एक चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ बन रही है सब अर्धचालक ही है, ठीक है। तो हमारा देश बहुत तरक्की है और बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा भारत विकसित बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आज की न्यू टेक्नोलॉजी, आप लोगों को पता है AI टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, ठीक है। तो आई होप ये अच्छी तरह आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, चालक, अचालक और अर्धचालक में ये हमारा अंतर स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, घ नंबर, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध एवं संधारित्रों पर विभवांतर के बीच गणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए, इसमें अंतर क्यों प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन है देखिए, तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन है देखिए 200, ये हमारा 200 ओम है प्रतिरोध, और ये हमारा क्या है, धारिता है। तो धारिता, ठीक है, संधारित हो गया, ये संधारित का प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है, ठीक है। तो R बार 200 वोल्ट, और हमारा क्या है, ये संधारित के है 15 माइक्रो कूलम फैरड है, तो 15 को 10 माइनस 6 फैरड, और वोल्ट हमारा 200 वोल्ट दिया है, और 50 हट है, ये हमारा आवृत्ति है। तो इस प्रकार R और C परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस C²। तो XC को 1/C ये प्रतिबाधा होता है परिपथ का, धारतीय प्रतिघात XC से प्रदर्शित करते हैं, तो 1/WC बराबर 1/2 पाई FC होता है। तो जब हम मानों को रखेंगे तो देखिए हमारा 2 गुणे 3 गुणे 10 हुआ 4, देखिए 2 गुणे 3.14 और 50
ये हमारा आवृत्ति दिया है और 15 गुणे 10 के बाद माइनस 6 है, ठीक है। इस प्रकार हमारा हो गया। तो 2 गुणे ये हमारा दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटाने के लिए देखिए हमारा दशमलव हटाए -2 हो जाएगा, ये -2 निकलेगा, -2 और 5 और 15 और 10 के बाद -5। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 इसमें क्या करेंगे खत्म कर देंगे तो -5 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 114, 15 गुणे 5 और 10 के बाद -7 हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक्सी का मान क्या करेंगे याद करेंगे। तो एक्सी वन नंबर 2 गुणे 3.314 और 75। तो ऊपर हमारा जाएगा हमारा घात 10 के बाद -7 था तो ऊपर 7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। जो हमारा -10 के बाद -5 था और -2 था तो 7 हुआ है तो ऊपर गया है प्लस हो गया है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे 10 बाहर कर देंगे तो देखिए हमारा 10 और यहाँ पे 6 है। तो देखिए 2 पचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 देखिए 2 5 दूना यानी 2 पचे 10। इस प्रकार हमारा यहाँ पे हमारा कटा है, ठीक है। तो क्या हो गया है 2 से हमारा कटा है 2 पचे 10 और 5 15 पचा 70, ठीक है 15 बार में। तो एक्सी 1 गुणे 10 के बाद 6 और 3 114 और 5। तो इस प्रकार हम फिर क्या करेंगे 1 0 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारा 15 यानी 5 दूना 10, ये हमारा 2 बार में है, 5 दूना 10 और 5 3 15 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 के बाद 5 और 942 जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौका 12, 3 3 और 4 और 3 तिरकी 9, 942। तो एक्ससी यानी धारती प्रतिघात। तो 2000 देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब 3 0 निकालेंगे 5 0 तो 3 0 यहाँ पर रख दीजिए और 2 0 जब नीचे लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए हैं, ठीक है। तो एक्सी 212.3 ओम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा धारती प्रतिबाधा है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इसका मात्रा ओम हो गया। तो चूंकि हमारा क्या है Z/r² प्लस XC स्क्वायर, तो हम यहाँ पे मानों को रख देंगे XC का मान, ठीक है। मानों को रख देंगे और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा Z बराबर 291.66 ओम आ जाएगा। चूँकि I बराबर होता है V/R, तो Z हमारा जहाँ हमारा Z है तो Z यहाँ पे R के स्थान पे हमारा प्रतिरोध है तो हमारा Z रख देंगे। तो हम मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे हमारा 0.68 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है लगभग में। तो VR बराबर IR, तो चूंकि VR और IR चूंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है देखिए यहाँ पे विभवांतर बीजगणितीय योग परिपथ में लगाए गए बोलता से तुलना करना, ठीक है। तो हमारा मानों को ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो I बराबर V/Z, तो ये हमारा करेंगे तो जब I बराबर 0.68 एम्पियर लगभग आ जाएगा तो VR बराबर IR। तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 8.68 है तो दशमलव हटाने के देखिए हमारा 2 अंक के बाद है तो 100 बटा कर देंगे और 200 हमारा आर है। देखिए यहाँ पे आर का मान 200 वोल्ट, तो 200 रख देंगे तो ये हमारा 2 0 0 खत्म और 10 वोल्ट थोड़ी है और VR हमारा चल ही रहा है। इस प्रकार हमारा VR इक्वल टू 68 और 100 गुणे 200 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा तो VR बराबर 136 वोल्ट आ जाएगा। तो VC बराबर अब VC अब इसके लिए अब VC के लिए तो VC इक्वल टू IC हो जाएगा, VC इक्वल टू IC। तो I और C का मान यहाँ पे हमारा निकल गया है। C का मान हम निकाले हैं 212.3, तो ये हम क्या करेंगे जब गुणा करेंगे तो 144 वोल्ट आ जाएगा। यही हमारा बीजगणितीय योग VR प्लस VC। इसी के लिए हम लोग देखिए सब मानों को निकालना पड़ा। बीजगणितीय योग के लिए पूछा था तो बीजगणितीय योग करेंगे तो हमारा 280 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो VR और VC एक दूसरे का है परस्पर लंबवत है, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बोहर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। तो परमाणु संकल्पनाएं लिखना है तो संकल्पनाएं तो परमाणु संकल्पनाएं देखिए हम लोग सेट 1 में बेहतरीन तरीके से हमने बताया है। तो आप सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग जाके देखिएगा जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बोहर की संकल्पनाएं आप लोग अच्छी तरह से जाके वहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कर रहे हैं देखिए टाइम ना लगे, ठीक है। देखिए जब एक क्वेश्चन एक बार करा दिए हैं सेट में जब आ रहा है तो हम उसको आप लोगों को बता दे रहे हैं, उसमें आप लोग जाके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है खंड कह रहा है
परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम के विद्युत धारिता, धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए। दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो चलिए खंड य का 6वां क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे होते हैं जिनके अणुओं में अणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिकों के साथ दृढ़ता से बद्ध होते हैं, यानी जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कांच, मोम, अभ्र के समान परावैद्युता होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो इसी में हमारा विद्युत धारणशीलता। तो विद्युत धारणशीलता क्या होता है? किसी पदार्थ की विद्युत धारणशीलता यह बताती है कि यह पदार्थ वायु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर कितना ध्रुवित होता है, यानी कितना यह ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, यदि यह पदार्थ सामान्य रूप से अधिक ध्रुवित होता है तो इसके अंदर क्या करेंगे? तो इसके अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि क्या होता है? अधिक ध्रुवित होता है तो इसके आंतरिक वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? एक वायु वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो वायु वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। ठीक है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, तो वो वायु वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने लगता है। जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बाह्य का क्या करता है? देखिए यहाँ पे आंतरिक उत्पन्न हो जाता है और बाह्य का विरोध करने लगता है। तो फलस्वरूप पदार्थ में वैद्युत फ्लक्स की मात्रा घट जाती है। वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई है हमारा घट जाता है। ठीक है, मात्रा घट जाती है। यही से सापेक्ष विद्युतशीलता। तो सापेक्ष विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी माध्यम में उत्पन्न विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता। अब संबंध के लिए चूंकि हम लोग जानते हैं D बराबर E एप्सिलॉन नॉट प्लस P। ठीक है, जहाँ पे P हमारे का इलेक्ट्रिक है, पॉली। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ध्रुवण है। P है इलेक्ट्रिक ध्रुवण। यहाँ पे D बराबर E एप्सिलॉन है। ठीक है, माध्यम का है और निरपेक्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में दोनों को D का मान रखेंगे और P का मान रखेंगे। XE जो हमें इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। ठीक है, जिसको मानों को हम रखेंगे तो हमारे देखिए मानों को रखने पे E एप्सिलॉन नॉट प्लस E XE। तो ये हमारा क्या करेंगे? जब इसमें से कॉमन लेंगे, देखिए E को कॉमन लेने पर एप्सिलॉन नॉट प्लस XE, और यहाँ पे हमारा E, तो E से E कट जाएगा, एप्सिलॉन बढ़ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट 1। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या करेंगे? जब कॉमन लेंगे, तो जब कॉमन लिया जाता है तो देखिए जब नहीं होता है तो इसके बराबर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसको जो इसमें आप करेंगे तो यही सेम टू सेम ये मिल जाएगा। देखिए इस पर गुणा करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सेम वही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या करेंगे? तो देखिए हम कॉमन लिए तो इस प्रकार हो गया, और जब इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 प्लस XE और एप्सिलॉन नॉट। तो हम मानेंगे 1 प्लस XE एप्सिलॉन नॉट बराबर K। तो हम K नियतांक मान लेंगे। तो यही तो हमारा होता है, यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात एक नियतांक होता है। तो E और एप्सिलॉन नॉट बराबर K, ये हमारा क्या है? संबंध स्थापित हो गया। आई होप अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा अथवा क्वेश्चन में। अथवा हमारा कह रहा है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा उसमें इसमें क्वेश्चन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व N है। ठीक है, 8.5 × 10 28 मीटर क्यूब है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अफवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय, अफवाह यानी समय कितना समय लगेगा? तार का अनुप्रस्थ कार्यक्षेत्रफल 2 × 10⁻⁶ मीटर तथा इसमें प्रवाहित धारा I 3 एम्पियर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ये तो सबको ही पता है, I बराबर यानी VD होता है। तो चलिए अथवा 6 का हमारा अथवा है। ठीक है, तो 6 का अथवा अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो अपवाह वेग देखिए, तो हम लोग चालक तार की रचना कर लेते हैं जिसकी लंबाई L है। ठीक है, और क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल भी A है। तो माना कोई चालक तार PQ है
और तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन, इसके आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है n है। तो इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग vd हो, यानी इसकी चाल, इलेक्ट्रॉनों का चाल vd हो, तो प्रति सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो n बराबर n vd, तो t समय में n a v dt। तो चूंकि हम लोग जानते हैं q बराबर n ही होता है, तो n का मान हम रख देंगे तो q बराबर n a v d t e। ठीक है। तो चूंकि वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है, अफवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध, तो I बराबर q बाई टी होता है। तो q बाई टी से इस मानों को हम q का मान रख देंगे, तो t से t खत्म और I बराबर यानी vd, यही हमारा क्या है, अफवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध है। चूंकि हमारा क्वेश्चन का है तो उसी में हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिए हमारा जो दिया पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो चालक तार की लंबाई 3 मीटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी n 8.5 प्लस 28 है, मीटर क्यूब है, घनत्व है तो मीटर क्यूब रहेगा ही। टी हमें समय ज्ञात करना है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए दिया है 2 × 10⁻⁻6 दिया है ना। क्वेश्चन में देख लेते हैं 2 × 10⁻, देखिए 2 × 10⁻6 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे -6 और प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। ठीक है, यहाँ पे 3 एम्पियर है। तो समीकरण 1 से देखिए हमें जो हम व्युत्पत्ति किए हैं उसी में क्या मानों को रखना है। तो चूंकि देखिए हमारा समीकरण 1 से, तो यहाँ सब क्या करें, vd को ले लेंगे तो INAE, ये हमारा जब इधर जाता है, ये जब इधर क्या है पार्टिकल में, जब इधर लिया जाता है तो क्या होता है, ये भाग में चला जाता है, गुणे में तो भाग में चला जाता है। तो I बराबर यानी E, तो मानों को हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे 3 × 3/8.5 × 10⁻28 × 2 × 10⁻⁻6 और 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मान, क्योंकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हम मानों को रखने पर देखिए यहाँ पे 8.5 × 10⁻28 है, तो 2 × 10⁻6 1.6 × 10⁻19। ठीक, तो 8.5 और यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए 16 दूना 32 हो गया, यहाँ पे दशमलव रहेगा। और यहाँ हमारा 25 हमारा कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 19 6 कितना होगा 25, ये हमारा 28, तो -25 और 28, तो हमारा हो जाएगा 3, तो 3 बचेगा तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। ये हमारा दशमलव, तो 1 दशमलव से हटाने के लिए यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा दिए हैं, तो 30 × 10⁻³ और इसमें जब गुणा करेंगे, ये दशमलव हट गया, तो इसमें गुणा करने पर हमारा 272 हो जाएगा। तो 272, तो ये गुणा करने पर हमारा 272। तो अगला हमारा vd, तो vd इक्वल टू देखिए हमारा vd हो जाएगा 30 × 10⁻³ और 272। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसको भाग दिया जाएगा तो भाग देने पे हमारा 0.11 हो जाएगा। ठीक है, तो vd इक्वल टू 0.11 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड। चूँकि vd हमारे का एक चाल है, तो समय बराबर, चूँकि समय हमारा ज्ञात करना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो चाल vd है और l लंबाई है। तो l हमारा क्वेश्चन में दिया है 3 मीटर, तो देखिए 3 मीटर और 0.11 × 10⁻³ और 3 बटे 0.11 × 10⁻³। तो ये हम दशमलव हटाने के लिए देखिए हमारा 2 जीरो ऊपर कर देंगे, तो नीचे 2 जीरो है, यानी 2 अंक पे है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। ठीक है, तो 2 जीरो बढ़ाने पर 300 और बटे 11, तो जब भाग दिया जाएगा तो ये देखिए 11 दूना 22 और 22 हो जाएगा 80, तो 11 77 हो जाएगा, 11 7 बार में 77 और 3 बच जाएगा, तो 11 30 होगा, तो 11 दूना 22, तो × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.72 × 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, आई होप ये अच्छी तरह आपको सवाल समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ तक के हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आई होप ये अच्छी तरह आप लोग के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और न समझ में आए हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, जिससे आप लोग को क्या होगा, जो भी समझ में न आया हो तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो या कोई भी संदेह हो और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7वां से। तो आप लोग वो बड़ी शोरों से और पूरे मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में जुट जाइए,
क्योंकि अब टाइम नहीं है, बोर्ड पेपर नज़दीक आ चुका है, ठीक है। मात्र 1 महीना बचा हुआ है, वही 45 दिन। तो अच्छी तरह आप सभी विषयों की तैयारी कीजिए। और हमारा केमिस्ट्री का देखिए अनसॉल्व हमारा बेहतरीन चल रहा है हमारे चैनल पे, तो जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और अपना केमिस्ट्री का भी साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बात अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो जाइएगा आप लोग प्लेलिस्ट को देखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7वां, और एक देखिए एक पार्ट बनेगा तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम का ये अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, अब वन शॉट के साथ हम इसको लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और अच्छी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। देखिए आप लोग खामोशी के साथ अपना तैयारी रख लीजिए, ठीक है। तैयारी करिए और शोर मचाइए, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ठीक है।